मेहनत करने वालों का भाग्य भी साथ देता है। रोजगार की तलाश में बंबई आए कुमार बिहारी पांडे अब बेरोजगारों को रोजगार देने की स्थिति में पहुंच गए। अपनी मशीनें लगी, अपनी कंपनी बनी, लोग जुड़े, काम आगे बढ़ा। अब आगे सुनिए 13वीं कड़ी। कभी कभी तो मेरे मशीनिस्टों के पास इतना समय भी नहीं रहता था कि वो मशीन छोड़कर खा पी सकें। मैंने कुक की व्यवस्था की। वर्कर चाय, नाश्ता, खाना जो कुछ भी चाहते उन्हें वहीं का वहीं मिल जाता। इससे वो बहुत खुश रहते। कुक की व्यवस्था से मुझे भी लाभ था, क्योंकि वो खुद भोजन बनाने के लिए जाते तो उतनी देर मशीनें बंद रहती और मुझे मशीन और मशीनिस्ट दोनों की 100% क्षमता प्राप्त नहीं होती। ये कला मैंने बॉम्बे टूल्स एंड डाई में काम करते समय अमीन साहब से सीखी थी। सन 1962 में फैक्ट्रियों में ओवरटाइम नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर भी ज्यादा काम होने पर वर्कर 2-2 दिन 2-2 रात लगातार काम करके ऑर्डर तैयार करते थे। इलियट साहब का नारा था फुल एफिशिएंसी एंड नो रिजेक्शन, और अमीन साहब इस नारे को पूरी तरह कंपनी में लागू करते थे। जब कभी रात दिन काम करने का अवसर आता, अमीन साहब सारे के सारे वर्करों के लिए जो भी वो खाना चाहते उसका प्रबंध करवाते। उन सारे वर्करों के घर में सूचना भिजवाते, जिससे कि उनके न लौटने पर उनके घर वाले परेशान न हों। साथ ही साथ अमीन साहब खुद भी उनके साथ काम करने में जुटे रहते थे। वर्करों के साथ ही उनका जैसा खाना भी खाते। वर्कर बहुत खुश होते कि उनका ऑफिसर भी उन्हीं की तरह काम कर रहा है, उन्हीं के साथ उनका ही खाना भी खा रहा है। वो अपनी 100% क्षमता से काम करते और जल्दी से जल्दी काम निपटा देते थे। मैं भी अपनी सुनीता इंजीनियरिंग में इलियट साहब का वही नारा फुल एफिशिएंसी एंड नो रिजेक्शन पूरी तरह से लागू करता हूं। इसीलिए अमीन साहब की तरह हर वर्कर का पूरी तरह से ध्यान रखता हूं। घोर परिश्रम और 100% क्षमता प्राप्त करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आमदनी बढ़ गई थी। मेरी पत्नी की इच्छा हुई थोड़ा और बड़ा घर लेना चाहिए। उसकी बात सही थी। अब तक हम लोग लिबर्टी गार्डन वाले 1 रूम हॉल किचन में ही थे। मैं, पत्नी, 4 बच्चे, साले साहब, छोटा भाई तो पहले से ही थे। उन दिनों पिताजी भी मेरे पास बंबई आकर रहने लगे थे। घर हम सबके लिए काफी छोटा पड़ता था। पत्नी की इच्छा हुई कि सांता क्रूज में रहना चाहिए। मैंने सांता क्रूज में फ्लैट का भाव पता किया। वहां 1 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट का भाव 1 लाख रुपए था। मैंने पत्नी को बताया। वो बोली, अगर 1 लाख रुपए खर्च करके भी 1 रूम हॉल किचन में ही जाना है तो यही फ्लैट क्या बुरा है। उसकी ये बात भी ठीक थी। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मारवे रोड मलाड में राहुल बिल्डिंग में 5 बेडरूम वाला हॉल किचन का फ्लैट 1 लाख रुपए में मिल सकता है। फ्लैट हम सब लोगों के उपयुक्त था। मैंने पत्नी को बताया। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। हम लोग लिबर्टी गार्डन के फ्लैट से निकलकर राहुल बिल्डिंग वाले फ्लैट में आ गए। सुनीता इंजीनियरिंग अब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। एक दिन वो था जब मैं अपने अस्तित्व की तलाश के लिए संघर्ष कर रहा था। आज उसी बंबई की इंडस्ट्रीज मुझे तलाश करती मेरे पास आती थी। पहले मैं फैक्ट्री ऑर्डर के लिए भागा करता था। आज तमाम लोग मुझे ऑर्डर देने के लिए आया करते हैं। मैंने अब तक के अपने जीवन से ये अनुभव किया है कि सबसे बड़ा दाता कर्म है, साहस से ही सब कुछ पाया जा सकता है, और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच सत्य है। यही तीनों सूत्र मुझे यहां तक पहुंचाने के साधन बने हैं। इसी बीच गांव में बड़े भाई साहब की दूसरी कन्या बिंदा का विवाह करने का निश्चय किया गया। बड़ी कन्या सुशीला का विवाह तो कुछ समय पहले ही हो चुका था। हम लोग विवाह में शामिल होने के लिए गांव गए। मां नारायणी की कृपा से धन मेरे पास था। कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। विवाह के बाद हम लोग बंबई लौट आए। गांव से आने के बाद मैंने महसूस किया कि छोटे भाई के मन में एक प्रकार का असंतोष उभरने लगा है। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया। वो कहने लगे,
बाकी सब तो ठीक है, पर मेरा क्या? मुझे लगा कि शायद बड़े भाई साहब की पुत्रियों के विवाह में ढेर सारा धन खर्च करता देख उसके मन में यह विचार आया होगा। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, जब तुम्हारा मौका आएगा तो तुम्हारे बच्चों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। अभी तो तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। इस बात से उन्हें कुछ खास संतुष्ट न होता देख मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम 1,000 रुपया नियमित रूप से हर महीने अपने लिए कंपनी से ले लिया करो और उन्हें अपने पास रखो। रहते तो वो मेरे पास ही थे, खाने कपड़े की सारी व्यवस्था भी मैं करता। यही नहीं, जेब खर्च के लिए भी मैं उन्हें कुछ रुपए दे ही दिया करता था। पता नहीं मेरे कंपनी से इस तरह एक नियमित रकम बंधवा देने का उन्होंने क्या अर्थ निकाला। शायद उन्हें यह व्यवस्था भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसे पगार समझा या वही जाने क्या समझा। इसके बाद कुछ दिनों तक वो फैक्ट्री आए। कुछ दिनों बाद अनियमित रूप से आने लगे। बाद में उन्होंने फैक्ट्री आना एकदम बंद कर दिया। थोड़े समय के बाद मुझे पता चला उन्होंने भी 2 शेपिंग मशीनें डाल ली हैं। वो भी मशीन और ग्राइंड प्लेट बनाने का धंधा करने लगे हैं। रहते खाते वो अभी भी मेरे साथ ही थे। धंधा वो मेरे ही क्लाइंट्स के साथ कर रहे थे। माल भी वो मेरे ही सोर्सेज से लाया करते थे। सबसे उनकी पहचान हो गई थी। मेरे द्वारा दिए गए जब इतने पैसे इकट्ठे हो गए वो 2 शेपिंग मशीनें ले सके तो उन्होंने मेरे ही कंपटीशन में प्लेटें बनाना शुरू कर दी। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं इनके भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं सोच रहा हूं। ये मुझसे ही काम सीख कर मेरे ही ग्राहकों को तोड़कर मेरे ही मुकाबले में धंधा कर रहे हैं। बुरा तो बहुत लगा, पर मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। पत्नी घर आने पर बताती कि छोटे भाई सुबह 8-9 बजे अपनी कंपनी जाते थे, 11-12 बजे वापस आकर खाना खाकर सो जाते और 3 बजे तक सोते रहते, फिर अपनी कंपनी जाते थे। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। सो मुझे पता लग गया कि इनकी कंपनी का क्या होने वाला है। एक मैं था कि अभी भी सुबह 7-8 बजे घर से निकल जाने के बाद देर रात गए ही घर लौटने की फुर्सत पाता था। मुझे लग रहा था कि अब पानी सिर से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जो काम लोग मेरे पास लाकर करवाते तो मान लो मैं 1 रुपया चार्ज करता, वही काम जब ये मांग कर लाते तो उन्हें 12 आने ही मिलते। इस तरह वो पैसे या तो ले नहीं पाते और मेरा भी नुकसान करवा रहे थे। मुझे लगा ये कंपनी तो क्या चलाएंगे, मेरा भी धंधा चौपट करवा देंगे। एक दिन मैंने उन्हें बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, देखो, जब तुमने अपना धंधा अलग कर लिया है तो अपने रहने की भी अलग व्यवस्था कर लो। अब तुम कोई अलग धंधा करते तो मैं उसमें तुम्हारी कुछ मदद भी करता, लेकिन तुमने तो वही धंधा खोल लिया जो मैं करता हूं। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? इस पर उन्होंने कहा, क्या करूं, आपने मुझे यही धंधा सिखाया। मैंने कहा, ठीक है, पर मैंने जो कुछ भी किया अपने बूते पर किया। तुम भी यही धंधा करो, पर अपने बूते पर करो। बंबई में आदमी रोटी तो जुटा सकता है, पर रहने की जगह आसानी से नहीं जुटा सकता। मुझे पता चला था कि किसी तबेले वाले ने उन्हें अपने यहां शेपिंग मशीन लगाने की जगह दे रखी थी। वहां काम करना एक बात थी, पर वहां रहना खाना दूसरी बात। कुछ ही दिनों में उन्हें पता लग गया कि वो कहां खड़े हैं। एक दिन वो आकर कहने लगे, मैं अपनी कंपनी बंद करके मशीनें सुनीता में लिए आता हूं। उनके द्वारा की गई अवहेलना का आक्रोश तो मुझे था ही। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम अपनी कंपनी बंद करो या चलाओ, मशीनें सुनीता में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी मशीनें बेचो और उनके पैसे अपने पास रखो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं रह सकते। यह सही है कि मैंने तुम्हें कानपुर से बुलाया था, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन अब तुम गांव जाकर रहो। तुम्हारा जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, पर यहां नहीं, गांव में, क्योंकि तुम मुझसे अलग हुए थे, मैं तुमसे अभी भी अलग नहीं हुआ। मैं अपनी जिम्मेदारी अभी भी निभाऊंगा। मेरे छोटे भाई गांव वापस लौट गए। मुझे पहले ही पता था कि यही होगा। उनमें साहस और दृढ़ता का मादा था ही नहीं कि वो कठिनाइयों का डटकर मुकाबला कर सकते। सचमुच मुझे बड़ी खुशी होती अगर वो मुझसे अलग रहकर भी अपनी कंपनी चला पाने में सफल होते, भले ही
वो मेरे मुकाबले में होती। दरअसल लोगों के बरगलाने की वजह से उन्हें अपने बारे में काफ़ी गलतफहमियां हो गई थी। सुनीता इंजीनियरिंग की सारी व्यवस्था के चक्कर में मैं सारा सारा दिन कंपनी से बाहर रहता था। पिन से पियानो तक मैं ही जुटाता था। उस चक्कर में मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं मालिक की तरह कंपनी में बैठूं और लोगों पर रौब गालिब करूं। जगह का इंतजाम मैंने किया था, मशीनें मैं लाया था, मशीन और ग्राइंड प्लेट बनाने का आइडिया मेरा था, लेबर की व्यवस्था मैंने कर रखी थी, ऑर्डर मैं लाता था, मटेरियल का इंतजाम भी मैं ही देखता था, मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही थी और सबसे बड़ी बात थी पूंजी जुटाना, वो भी मैं ही करता था। छोटे भाई हमेशा कंपनी में रहते, अब तक और मशीनिस्टों की तरह काम करते करते थोड़ा बहुत काम वो भी सीख गए थे। मशीनों के बारे में भी उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी। वो मशीनों की देखभाल, रख रखाव और मरम्मत आदि का काम संभाल लिया करते थे। मेरी अनुपस्थिति में सारे लोगों के संपर्क में वही आते। सब लोग मेरे भाई होने के नाते कंपनी के मालिक जैसी इज्जत से उन्हें देखते। चूंकि वही हर वक्त कंपनी में दिखाई देते, इसलिए लोगों को भ्रम होता कि सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स उन्हीं की बदौलत चल रही है। लोग उनके कान भरते कि अगर आप न हो तो सुनीता इंजीनियरिंग कल बंद हो जाए। अब लोगों का तो काम ही है आग लगाकर तमाशा देखना। लेकिन मेरे छोटे भाई की बुद्धि में इतनी छोटी सी बात भी नहीं आ पाई कि जिस तरह ईश्वर अदृश्य रहकर संसार के सारे क्रियाकलापों का संचालन करता है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, फल भी वही है, इसी तरह मैं सुनीता इंजीनियरिंग में सशरीर उपस्थित न रहकर भी पूरी कंपनी का संचालन कर रहा था। वो महज एक बल्ब की तरह थे जो जल रहा था और उस बल्ब का प्रकाश लोगों को प्रभावित कर रहा था। लेकिन क्या कोई बल्ब बिना जनरेटर से करंट प्राप्त किए, बिना वायरिंग, बिना होल्डर, बिना स्विच के कभी अपने आप जला है? भ्रम के कारण वो बहुत बड़ी भूल कर बैठे थे। छोटे भाई के जाने के बाद मैं जी जान से अपने काम में जुट गया। काम और जोर से बढ़ने लगा। मैंने उसी भोला भगवान इंडस्ट्रियल एस्टेट में गाला नंबर 10 के साथ गाला नंबर 11 भी खरीद लिया। मां नारायणी की कृपा और मेरे भगीरथ प्रयत्न से मार्केट में मशीन और ग्राइंड प्लेटों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। इलियट साहब की तरह मैं भी अपने काम का पायनियर माना जाने लगा था। भारत में मशीन और ग्राइंड प्लेट बनाकर बेचने वाला मैं पहला इंसान था। काम बढ़ता ही जा रहा था। ऑर्डरों की भरमार थी। इतना ज्यादा काम करने के लिए और ज्यादा मशीनों की जरूरत थी और ज्यादा मशीनों के लिए ज्यादा जगह की जरूरत थी। मैंने उसी भोला भगवान इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक के बाद एक 5 गाले खरीदे। मां नारायणी की कृपा से जीवन में पहली बार मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। जीवन के उतार चढ़ाव झेलता पहले मैं सशंकित रहा करता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। सुख सुविधा से जीवन बिताने के लिए एक इंसान के पास जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ मेरे पास था। मैं सोचा करता, मां नारायणी की कृपा से अब क्या नहीं है मेरे पास। प्रेम, त्याग और सहयोग की प्रतिमूर्ति मेरी पत्नी है, फूलों जैसे 4 बच्चे हैं, अपनी एक कंपनी है, घर है, बाजार में साख है। फिर भी मैं कभी नहीं भूलता किसी बंबई में मैं किसी वक्त पैसे पैसे के लिए मोहताज था। मुझे अपने वो दिन याद आ जाया करते हैं जब मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेकर बंबई आया था। दिन भर अपनी क्षमता से भी ज्यादा जी तोड़ मेहनत करके घर वापस लौटता। आधी रात गए जब थका हारा खाने बैठता तो पत्नी मेरी हालत देखकर कहती, क्या रखा है इस बंबई में? न पैसा है, न रहने का ठिकाना, न अपने खेत ही हैं। यहां तक कि बात करने के लिए सखी सहेलियां भी नहीं हैं। चलो गांव वापस लौट चले। उसकी बातें सुनकर मैं कह दिया करता, ठीक है, जब 500 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो गांव वापस लौट चलेंगे। 500 रुपए बढ़ते बढ़ते वो रकम लाखों में पहुंच गई। लेकिन मां नारायणी की कृपा से न हम बंबई छोड़ पाए
और न बंबई हमें छोड़ पाई। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, अब मेरे पास एम्बेसडर कार नहीं, मर्सिडीज गाड़ी थी। मर्सिडीज गाड़ी की भी अपनी एक कहानी है। मैं जब अपने गांव जाता अपनी एम्बेसडर कार से ही जाता था। एक बार जब मैं अपनी कार से अपने गांव पहुंचा तो गांव के वयोवृद्ध पंडित गिरजापति दुबे जी के मैनेजर मेरे पास आए और कहने लगे कि दुबे जी भी कार खरीदना चाहते हैं, आप उनकी मदद कीजिए। मैंने कहा, आप लोग बंबई आ जाएं, मैं जरूर कार दिलवा दूंगा। दुबे जी के सहायता करके मुझे सचमुच बड़ा हर्ष होता। दुबे जी बहुत ही सज्जन, बड़े सरल और सही अर्थों में खानदानी रईस थे। उनकी आयु उस समय लगभग 91 वर्ष की थी और उनके बारे में मशहूर था कि वो जीवन में कभी अपने खेतों की मेड़ तक भी नहीं गए थे। सारी खेती उनके नौकर चाकर ही किया करते थे। मेरे आश्वासन दे देने के बाद भी उनके मैनेजर हर दूसरे तीसरे दिन आकर मुझसे गाड़ी के बारे में कहने लगे। एक दिन मैंने चिढ़कर कह दिया, कह तो दिया है, बंबई आ जाइए, गाड़ी खरीदवा दूंगा। वो लोग चुपचाप चले गए। एक दो दिन बाद मुझे बड़े दुबे जी का बुलावा आया। मैं तुरंत उनसे मिलने पहुंचा। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, क्या मैं उनकी इस उम्र में भी गाड़ी में बैठने की साध नहीं पूरी कर सकता? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो चाहते थे कि मैं अपनी वही एम्बेसडर गाड़ी उन्हें बेच दूं और जो उचित समझो उतना रुपया ले लूं। बंबई आकर गाड़ी खरीदने तक पता नहीं वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं। मेरी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई, न निगलते बनता था न उगलते। दुबे जी की इच्छा और आयु देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई और मैंने उन्हें गाड़ी सौंप देने का वादा कर लिया। जब पत्नी को इस फैसले का पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज हुई। कहने लगी, कानपुर में पैसे की कमी पड़ गई थी तो अपनी घड़ी बेची थी, क्या आज भी खर्चे की कमी थी जो गाड़ी बेच दी? व्यावहारिक रूप से उसका कहना सही भी था, पर मैं गाड़ी बेचने का जो भावात्मक पहलू देख रहा था वो पत्नी नहीं देख पा रही थी। गांव के इतने बुजुर्ग, इतने सज्जन पुरुष की आकांक्षा पूरी करने का एक अनोखा संतोष प्राप्त हो रहा था। मैंने दुबे जी से निश्चित रकम लेकर गाड़ी उन्हें बेच दी। वापस बंबई आने पर भी मेरी पत्नी की नाराजगी दूर नहीं हुई। यहां एक दिन मुझे अपने एक मित्र के सुपुत्र सागर त्रिपाठी मिले। उन्होंने कहा, चाचा, सुना है आजकल चाची बहुत नाराज हैं। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई तो वो कहने लगे, काम तो आपने गलत किया है, आपको अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, लेकिन अब तो बेच ही दी है। आप ऐसा कीजिए कि एम्बेसडर की जगह एक मर्सिडीज खरीद लीजिए, चाची को प्रेजेंट कर दीजिए। कहाँ एम्बेसडर और कहाँ मर्सिडीज? इतनी स्टैंडर्ड गाड़ी पाकर चाची जरूर खुश हो जाएंगी। सागर की बात मुझे जच गई। उन्होंने कुछ मर्सिडीज गाड़ियां मुझे दिखवाई। मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी और खरीद कर अपनी पत्नी को भेंट कर दी। पत्नी सचमुच बहुत खुश हुई और इस तरह मेरे पास एम्बेसडर की जगह मर्सिडीज आ गई। मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद महसूस होता था अभी भी ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। मेरा गांव, मिट्टी की सुगंध, बाग बगीचे, गरीबी में खाए सत्तू, होरहा, चिवड़ा आदि मेरे पास नहीं है। बचपन के कच्चे मन में जो चिन्ह छूट जाते हैं वो कच्चे घड़े पर बने उन निशानों की तरह होते हैं जो घड़े के पक जाने पर जीवन पर्यंत मिटाए नहीं मिटते। जब कभी गांव से कोई आदमी मिलने आता और भेंट स्वरूप गांव का चना चबेना, सत्तू, होरहा, चिवड़ा आदि लाता तो उसे खाकर मुझे अपार आनंद मिलता। मेरा मन तुरंत उड़कर अपने गांव और खेतों की मेड़ पर जा बैठता था। मैं ललक कर रह जाता पर कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि गांव दूर, बहुत दूर 1700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इसी बीच एक सज्जन मिले। वो सफल व्यक्ति थे। मैंने उनसे कहा, मुझे भी कुछ टिप दीजिए, मैं भी जीवन में कुछ करना चाहता हूं। मेरी बात पर कहने लगे, वो काम करो जो मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। हफ्तों सोचने के बाद भी मैं उनकी दी हुई टिप का अर्थ नहीं समझ पाया।
मैंने उनसे 2 बार भेंट की और कहा कि ये आपने क्या मुझे टिप दी है? हफ्तों से मेरी नींद हराम है, मगर कुछ समझ में नहीं आता। वो हंसते हुए बोले, इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आई? अरे जमीन खरीदो। जमीन कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है क्या? कुछ ही दिनों में जमीन के भाव आसमान छूने लगेंगे। उनकी दी हुई टिप आज कितनी सच हुई। उनकी वो टिप और मेरी गांव की ललक दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का काम किया। मैं थाना जिले में स्थित जवाहर तालुका के माला गांव में 32 एकड़ जमीन खरीद ली। उस वक्त उसे जमीन तो क्या, जंगल कहना ही उचित था। जमीन खरीद ली, पर मुझे खेती बाड़ी करना तो आता नहीं था। गांव में गुजारे बचपन के उन 8 सालों में खेती करना संभव नहीं था। मन ही मन में सोचा करता, मां नारायणी तो है ही, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। जिस दिन मैंने 32 एकड़ के झाड़ झंखाड़ को कटवा दिया, वो जमीन एक बियाबान मरुस्थल सी भयानक लगने लगी। दूर दूर तक किसी आदम जाति का नामो निशान नहीं था। पास में न तो कोई नदी थी न तालाब। मुझे ऐसा लगा कि उस भयानक मरुस्थल में मैं एक प्यासे हिरण की तरह मृग मरीचिका के पीछे भागा चला जा रहा हूं। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था और मैं वापस लौटने का आदी भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ आगे बढ़ना जानता हूं। पेड़ पौधे, फल फूल, अनाज कुछ भी उगाने के लिए पानी अनिवार्य है। पानी की तलाश में मैंने एक कुआं खुदवाना शुरू किया। मां नारायणी की इच्छा नहीं थी, वहां पानी नहीं निकला। दूसरा कुआं खुदवाया, उसमें भी पानी नहीं आया। मां नारायणी मेरी लगन, मेरे साहस की कड़ी परीक्षा ले रही थी। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने तीसरा कुआं खुदवाया। मां थोड़ा प्रसन्न हुई, कुछ पानी आया। मैंने चौथा कुआं भी खुदवा डाला, उसमें भी थोड़ा पानी निकल आया। मन में राहत हुई कि चलो, बिल्कुल ना होने से थोड़ा होना भी कहीं अच्छा है। मैंने ट्यूबवेल के लिए 12 बोरिंग करवाए, सब के सब फेल हो गए। अपनी मेहनत से मैंने आज तक बहुत अर्जित कर लिया था, पर प्रकृति के सामने मेरी मेहनत भी निष्फल होती नजर आ रही थी। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। सुनीता इंजीनियरिंग अब बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। चल क्या, दौड़ रही थी। अगर अब मैं उसमें थोड़ा कम समय भी देता तो कोई अंतर आने वाला नहीं था। मैंने सुनीता इंजीनियरिंग से समय निकालकर अब अपना ध्यान उस जमीन पर ही केंद्रित कर दिया। मैंने अपने गांव से खेती के जानकार कई लोगों को बुलवाया। अब वो जमीन एक तरह से मेरा दूसरा घर बन गई। उस समय पिताजी भी मेरे साथ बंबई में रह रहे थे। सच पूछा जाए तो उन्हें गांव में रहना ज्यादा पसंद था, लेकिन उन्हें ज्यादा सुख सुविधा पहुंचाने के विचार से मैं उन्हें बंबई में रखना बेहतर समझता था। एक दिन पिताजी मेरे साथ जमीन देखने के लिए गए। जमीन देखकर मुझसे तो सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन काम करने वाले आदमियों ने मुझे बताया कि पिताजी कह रहे थे, ये करसी में घी सुखाने का काम कर रहे हैं। वो तो एक भूर से आ रहा है और दूसरे भूर में जा रहा है, नहीं तो पता चलता। करसी में घी सुखाना गांव का एक मुहावरा है। गांव में गोबर पाथकर सुखाए गए उपले या कंडे को करसी कहते हैं। किसी के बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य करने पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। वो शायद अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो जमीन ही ऐसी थी, उसे देखकर कोई भी यही सोचता। पिताजी तो क्या, मेरे आसपास के सारे लोग मुझे हताश करने की हर संभव कोशिश किया करते थे। मेरे सामने तो कोई मुझसे कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो कोई कोई मुझे पागल तक करार दिया करते थे। उनके अपने तर्क थे, अपने निष्कर्ष थे। मेरी जमीन में सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं थी, वहां की मिट्टी में भी चूना मिला हुआ था, जिसे वहां की भाषा में चून खड़ी जमीन कहा जाता है। चूने युक्त मिट्टी में कुछ भी नहीं उग सकता। चूना हर चीज को जला देता है। इसी तर्क से मुझे लोग पागल समझा करते थे। इसी तर्क से शायद पिताजी ने मेरे ऊपर एक नकारात्मक कटाक्ष किया था, लेकिन उनका वो कटाक्ष मेरे मन को कहीं अंदर तक बींध गया। उन्होंने कभी मुझसे वस्तु स्थिति जानने का प्रयास नहीं किया। अगर वो वस्तु स्थिति जानते तो शायद मुझसे सहानुभूति ही दिखलाते। उस जमीन को खरीदकर मैं सुखी नहीं था। वो एक गले पर पड़ा ढोल था जो मुझे बजाना ही पड़ रहा था। अगर मुझे इसका ज्ञान होता कि जमीन चून खड़ी है
वहां पानी का भी नितांत अभाव है, तो शायद मैं वह जमीन कभी नहीं खरीदता। लेकिन जब ले ही लिया तो करता क्या? उसे किसी भी तरह से उपयोगी बनाना मेरा फर्ज बन गया था, वरना वो मेरी बहुत बड़ी हार होती, और हारना मुझे जीवन में कभी पसंद नहीं है। उस जमीन को खरीदने का भी एक अजीब किस्सा है। मैं 2 बार अपनी गाड़ी से उस स्थान पर अपने मित्र कमलाकांत शाह का फार्म देखने गया था जहां वो जमीन थी। दोनों बार जब मैं वहां से लौटने लगा तो मेरी गाड़ी ने स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लिया। संयोग से दोनों बार सागर भी मेरे साथ थे। दूसरी बार जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो सागर एकाएक कहने लगे, चाचा ये गाड़ी कुछ बलिदान मांग रही है, ऐसा कीजिए आप सामने वाली जमीन ले लीजिए, इसे मां नारायणी की इच्छा नहीं तो और क्या कहा जाएगा। मैंने जमीन के मालिक को ढूंढकर उससे पूछा, ये जमीन बिकाऊ है क्या? उसने कहा, हां, ये जमीन मैं बेचना चाहता हूं। मैंने बिना कोई आगा पीछा सोचे जमीन का सौदा पक्का कर लिया। एक बार मैंने किसी चीज के लिए हां कर दी, फिर मुझे कोई डिगा नहीं सकता। इस तरह मैंने वो जमीन खरीद ली थी। इतना अव्यवस्थित जीवन जीने के बावजूद मैं मां नारायणी की कृपा से अभी तक के अपने जीवन में कभी अस्वस्थ नहीं हुआ, परंतु पिताजी द्वारा दिया गया कटाक्ष और लोगों के मनोबल गिराने वाले व्यंग बाणों से मेरा मन छलनी छलनी हो गया था। जीवन में पहली बार अस्वस्थ हो गया। गर्मी की चिलचिलाती धूप का भी उसमें काफी सहयोग रहा होगा, क्योंकि इस जमीन को उपयोगी बना पाने के चक्कर में मैं महीनों तक पूरा पूरा दिन वहीं गुजारा करता था। जीवन में पहली बार मुझे लगा इस बार अवश्य ही पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। मैं उस जमीन की तरफ से इतना निराश हो गया था कि एक बार तो उसे बेच देने का विचार भी मेरे मन में उठने लगा। भला हो मेरी पत्नी का, मेरे चारों तरफ तपते रेगिस्तान में वो एक नखलिस्तान की तरह मुझे ढाढ़स बंधाती, मेरा उत्साह बढ़ाती रहती थी। उसके अंदर हौसला अफजाई की एक अपूर्व शक्ति है। उसकी उत्साहवर्धक बातों, उसकी प्रेरणा से मेरे मन पर घेराई नैराश्य और नकारात्मकता की धुंध छटकर कब साफ हो गई मुझे पता ही नहीं चला। स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात मैं दुगुने उत्साह के साथ उस जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयत्न में जुट गया। मैंने अपनी जमीन को हरा भरा करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। मैंने दिमाग भिड़ाकर उस चून खड़ी जमीन का भी तोड़ ढूंढ निकाला। मैंने लाल मिट्टी के ट्रक भरवाकर अपनी उस चून खड़ी जमीन में गिरवाने शुरू कर दिए। लगभग 800 ट्रक लाल मिट्टी और 800 ट्रक गोबर गिरवाने के बाद उस चून खड़ी जमीन पर उपजाऊ मिट्टी की एक अच्छी खासी तह जम गई। सबकी नजरों में मेरी वो बेकार जमीन अब कुछ भी उगाने के लिए तैयार थी। आज मेरी उसी जमीन में क्या नहीं है? बाग हैं, बगीचे हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, गायें हैं, भैंसे हैं, 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ एक बंगला है, यानी कि सभी कुछ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने अपनी घोर परिश्रम से प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली, पर यह तो जरूर कह सकता हूं कि मेरी घोर तपस्या देखकर शायद प्रकृति भी पसीज उठी और मां नारायणी के आशीर्वाद से प्रकृति भी मेरे साथ सहयोग करने लगी। आज उसी चून खड़ी वीरान जमीन पर गेहूं, चावल और सरसों आदि की खेती होती है, जबकि सरसों और गेहूं उगाने का प्रचलन महाराष्ट्र में बहुत कम है। उसी जमीन पर आम के वृक्ष, चीकू के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, कटहल, बादाम, लीची आदि के साथ ही साथ शीशम, बबूल, सरू, साख जैसी इमारती लकड़ी के भी हजारों वृक्ष लहलहा रहे हैं। मेरे गांव के 12-14 आदमी उस फार्म की देखभाल करते हुए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। 7-8 वर्ष बाद एक दिन फार्म जाते समय पिताजी पुनः मेरे साथ हो ली। तब तक मेरा फार्म अपने पूरे उरूज पर आ चुका था। मेरे फार्म की एक विशेषता यह भी है कि उसमें हर तरफ घूमने के लिए रास्ते बने हुए हैं। कहीं भी जाने के लिए खेतों या फसलों के बीच से चलकर नहीं जाना पड़ता। हम लोग फार्म घूमने निकले। पिताजी फार्म पर काम करने वाले मेरे आदमियों के साथ साथ थोड़ा पीछे और मैं उनके थोड़ा आगे आगे चल रहा था। मेरे आदमियों ने पूछा, अब फार्म कैसा लग रहा है? पिताजी ने कहा,
अगर कहीं स्वर्ग होगा तो ऐसा ही होगा। उस दिन पिताजी के मुंह से यह प्रशंसा सुनकर बरबस मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। आगे होने की वजह से किसी ने मेरे आंसू देखे तो नहीं, पर मैं कृतार्थ होकर रो पड़ा था। उस दिन मुझे लगा था मेरा सारा जीवन सफल हो गया। मेरी फैक्ट्री, मेरा सारा का सारा वैभव पिताजी की उस प्रशंसा के सामने तुच्छ था। मैंने सुन रखा था कि यदि पिता अपने पुत्र की किसी कृति पर प्रसन्न होकर पुत्र की प्रशंसा करे तो पुत्र अपने परम धर्म को प्राप्त कर लेता है। उस दिन मुझे लगा कि 9 वर्ष की आयु में अपने पिताजी के सामने गर्वपूर्वक कहे हुए मेरे शब्द कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा, सच्चे अर्थों में आज ही सार्थक हुए थे। स्वर्ग की तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, किसी ने स्वर्ग देखा तो है नहीं, लेकिन मेरे फार्म को स्वर्ग की संज्ञा देने वाले प्रशंसकों की कमी नहीं है। एक सभा में एक बार एक सज्जन ने कुछ कहा था। उसका आशय कुछ इस प्रकार था, गेहूं का खेत, चावल का खेत, सरसों का खेत या किसी भी चीज के बड़े से बड़े खेत को आजकल फार्म कहा जाता है, लेकिन अगर सचमुच किसी के फार्म को देखना है तो वो बिहारी जी का फार्म देखे, तब उसे पता चलेगा वास्तव में फार्म क्या होता है, फार्म बनाने की क्या योजना होती है, कैसे रास्ते निकाले जाते हैं, कहां पर फार्म हाउस बनना चाहिए, सिंचाई के साधन कहां कहां पर होने चाहिए, ये कोई बिहारी जी से सीखे। बिहारी का फार्म सच्चे अर्थों में फार्म कहलाने की क्षमता रखता है। उधर गांव में पिताजी चारों धाम की तीर्थ यात्रा करके लौटे थे। तीर्थ यात्रा के बाद धार्मिक अनुष्ठान का विधान है। मेरे मन में आया, पिताजी अब वृद्ध हो चले हैं, क्यों न पिताजी को श्रीमद् भागवत भी सुना दिया जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने सहमति प्रकट की। घर में श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम निश्चित हो गया। हमारे परिवार में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, तब मां सरयू और ठाकुर जी को, जहां हमारे दादाजी ने 40 साल तपस्या की थी, आमंत्रित किया जाता है कि वो लोग हमारे अनुष्ठान में पधार कर उसे सफल बनाएं। मां सरयू हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर बहती हैं। इस बार मैं स्वयं मां सरयू और ठाकुर जी को निमंत्रण देने गया। सरयू में स्नान करके उन्हें निमंत्रण देने पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर के ठीक सामने एक टूटा फूटा धंसा हुआ सा खंडहर है। मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये वही स्थान था जहां मेरी जन्मदात्री मां ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा था। अचानक ये विचार आया कि क्यों न मैं इस स्थान पर मां नारायणी और भगवान नारायण का एक मंदिर बनवा दूं। राम जी का मंदिर तो यहां है ही, साथ में शिव जी का मंदिर है। अगर मां नारायणी और भगवान नारायण का भी मंदिर यहां बन जाए तो अत्यंत उत्तम होगा। मेरी जन्मदात्री मां के देहावसान वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण से मेरी स्वर्गीय मां की आत्मा को भी परम शांति प्राप्त होगी। इसी निश्चय के साथ मैंने ठाकुर जी को श्रीमद् भागवत पाठ में आने का आमंत्रण दिया। वहां के पुजारी से मैंने विनम्रता पूर्वक पूछा, बाबा, अगर इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करा दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति होगी क्या? वो मेरी बात सुनकर प्रसन्न होते हुए बोले, बेटा, मंदिर बनवाना तो बहुत अच्छा कार्य है, बड़े ही पुण्य का कार्य है, बनवाओ बनवाओ, बहुत अच्छा है। इस तरह उनकी स्वीकृति के बाद मैंने घर आकर भागवत कथा शुरू होने से पहले ही पिताजी से दरौली में मां नारायणी और भगवान नारायण के मंदिर निर्माण का संकल्प करवा दिया। मां नारायणी की इच्छा से दरौली में उनके भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया। वास्तव में मां नारायणी पहले भी कई बार अपना मंदिर बनवाने की प्रेरणा दे चुकी थी। गांव में मकान के निर्माण के समय तो मां ने मुझे उसी जमीन पर मंदिर बनवा देने की प्रेरणा दी थी, पर उस समय होनहार नहीं था। इस बार मां ने खुद ही अपने स्थान का चुनाव कर लिया। साथ ही साथ मेरी जन्मदात्री मां के प्रति एक छोटे से कर्तव्य को भी पूरा करवा दिया था। जीते जी तो मैं अपने स्वर्गवासी मां के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था, परंतु उनके देहावसान वाले स्थान पर
मंदिर का निर्माण करवा देने से थोड़े आत्मसंतोष की अनुभूति हुई। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन विधि विधान से संपन्न हुआ। प्रतिदिन कथा स्थल पर घर परिवार के साथ गांव जवार के लोग भी प्रेम भाव से बैठते थे। समापन के दिन हवन पूर्णाहुति हुई। शाम को ब्रह्मभोज हुआ। इतने लोगों के भोजन आदि की व्यवस्था में श्रम तो बहुत हुआ, लेकिन मन को अच्छा लग रहा था। भागवत कथा के फलस्वरूप परिवार, गांव समाज में धार्मिक वातावरण का निर्माण हुआ। बाद में हम लोग जल्दी बंबई लौट आए। सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स अब बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। सारा काम अब एक कंपनी के संभाले नहीं संभल रहा था, इसलिए मुझे और कंपनियां खोलने की जरूरत महसूस होने लगी। मैंने पहले एस बिहारी एंड कंपनी नाम की एक और कंपनी खोली। काम और भी ज्यादा बढ़ने लगा। मेरी पत्नी ने भी मेरा हाथ बटाने के लिए एसबी इंडस्ट्रीज नाम से एक और कंपनी खोली। थोड़े ही दिनों बाद सुनीता डाई पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और सुनीता टूल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 और कंपनियां खोलनी पड़ी। मां नारायणी की कृपा से अब व्यापारिक दृष्टि से मैं आत्मविश्वास से भर उठा। अब आगे सुनिए अगली कड़ी में।